ओके यस। तो अगर तो कंसेप्ट आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि मायोग्लोबिन तो फर्स्ट प्रोटीन है जिसका टर्सरी स्ट्रक्चर एलुसिडेट हुआ, 3 डायमेंशनल। टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब ही है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन दोनों इंक्लूडेड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। सबसे पहले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसका एलुसिडेट हुआ, वो हीमोग्लोबिन का हुआ। ठीक। तो कहने का मतलब हुआ कि अब हाँ, हीमोग्लोबिन का आपको बताना चाह रहे थे थोड़ा सा शॉर्ट में फिजियोलॉजी, कि हीमोग्लोबिन को हम एलोस्टेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। एलोस्टेरिक। नेटवर्क ठीक है बच्चों? यस सर। यस। एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक का मतलब होता है जब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही यह प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक। तो क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का कब बना, जब यह प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हो। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में किस तरह से हैं मिले हुए, क्यों आपस में दे आर हेल्ड टुगेदर, आपस में क्यों दोनों एक दूसरे के नजदीक, दोनों अलग अलग क्यों नहीं हो जा रहे, क्योंकि वीक इंटरेक्शंस की वजह से दे आर हेल्ड टुगेदर। हीमोग्लोबिन में डाइसल्फाइड लिंकेजेस नहीं है, दे आर कंप्लीटली हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ हीमोग्लोबिन है तो आप इस पे 2 बनाओगे, अल्फा बीटा मोनोमर है ना, तो इसमें आपको 4 सबयूनिट दिखाना पड़ेगा। ये हो गया अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2। यानी होता क्या है कि ऑक्सीजन सबसे पहले एक हीम ग्रुप से बाइंड किया, यानी हीम ऑफ अल्फा 1, then the conformational changes occurs in this polypeptide segment of the alpha 1 chain प्रोटीन पार्ट। हीम पार्ट में इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वहां पर बाइंड किया जाके कौन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बाइंड करने की वजह से प्रोटीन में 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? सिर्फ अल्फा सबयूनिट, उस सबयूनिट में जिसके हीम ग्रुप में ऑक्सीजन बाइंड किया है। तो एक सब यूनिट में चेंज होने की वजह से देयर इज चेंज इन द नेबरिंग सब यूनिट ऑल्सो। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, शेप चेंज किया, तो नेबरिंग सब यूनिट में भी चेंज आ गया, 3 डायमेंशनल चेंज। फिर नेबरिंग में चेंज आया तो उसके नेबरिंग में भी चेंज आया, नेबरिंग में चेंज आया तो नेबरिंग वाला भी, एंड दिस चेंज दैट द 3 डायमेंशनल चेंज फेवर्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग अगेन। पहला ऑक्सीजन बाइंडिंग थोड़ा डिफिकल्टी से हुआ, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो क्विकली बाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बाइंडिंग के बाद जो चेंज आया, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल चेंज इन दिस पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट ऑफ द hemoglobin molecule, that change induced the change in the neighboring segment, neighboring polypeptide chain also, and as a result of which this polypeptide chain binds oxygen more readily, and then it induces the change in third polypeptide chain, then third वाला induce किया fourth को, तो this one फर्स्ट से एक बार ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो बाकी पॉलीपेप्टाइड चेन भी ऑक्सीजनेटेड हो जा रहे हैं एक के बाद एक कॉन्फ़िगरेशनल चेन से, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक property. Means the configurational change arise in one polypeptide chain of a multi-subunit protein induces the configurational and conformational change in other subunits of that protein. आई बात समझ में?
तो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, जैसे अभी हम एग्जांपल बताए थे कि हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर मल्टी सब यूनिट रिसेप्टर्स। तो इस केस में क्या होता है, दीज सब यूनिट्स, each of these subunits binds with its ligand independently। ligand कौन है, हार्मोन। receptor कौन है, that the receptor which will bind to this ligand, and that receptor is anchored in the plasma membrane, and that receptor might be composed of many subunits, and each subunit is binding with the ligands independently, each subunit. So this subunit, suppose a hormone receptor is having 4 subunits, or you can say 4 binding domains, and these domains are part of different polypeptide subunits। ऐसा भी हो सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हर डोमेन जो है हार्मोन अपने लाइगेंड के साथ बाइंड कर सकता है। तो इन टोटल इफेक्ट क्या होगा, हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड, और इसके रिसेप्टर पर मान लिया 4 बाइंडिंग साइट हैं, तो इधर 1, 2 या 3 या 4 मैक्सिमली बाउंड स्टेट में भी हो सकता है, पार्सली बाउंड स्टेट में भी हो सकता है, या अनबाउंड स्टेट में भी हो सकता है, इफ हार्मोन इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन। आ रही बात समझ में। और इन सब का बाइंडिंग का अपना एक इफेक्ट होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन इफेक्ट। सिग्नल ट्रांसडक्शन इफेक्ट ऑफ दिस बाइंडिंग एंड दिस बाइंडिंग, सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। कहां पर, साइटोप्लाज्मिक टेल रीजन में, जो कि जी प्रोटीन से कपल्ड है। और ये दिस जी प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ, why G protein, because it is associated with GTP। तो कहने का मतलब हुआ कि different domains will bind with its different when the multi subunit protein is having the regulatory role। क्योंकि मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कहां पाते हैं आप, जब रेगुलेटरी रोल हो प्रोटीन का। ओके, जब कैटालिटिक रोल हो, मान लो कोई एंजाइम है, वहां पर भी आप मल्टी सब यूनिट प्रोटीन पाते हैं, जहां जिसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ओके, तो जब रेगुलेटरी रोल है प्रोटीन का, देन बाइंडिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर से लाइगेंड जो है वो छोटा है, इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द सब यूनिट्स, डिफरेंट सब यूनिट्स। और ये सब जो है डिफरेंट सब यूनिट्स के बीच में इंटरेक्शन जो है अफेक्ट होने की वजह से एक लार्ज चेंज जो है, एक बड़ा अंतर, थोड़ा थोड़ा इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका जोड़ के एक बड़ा अंतर काउज हुआ इन प्रोटीन्स एक्टिविटी। बड़ा अंतर क्या, लिटिल इफेक्ट ऑफ दिस, लिटिल पॉजिटिव इफेक्ट, लिटिल पावर, लिटिल कंट्रीब्यूशन टू, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये रिसेप्टर क्या हो रहा है, दिस रिसेप्टर इज बाइंडिंग विद द हार्मोन। और हार्मोन का क्या, हार्मोन का जो आप फंक्शन पढ़ते हैं वो हार्मोन का फंक्शन थोड़े है। हार्मोन तो जाके रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, उसका रिसेप्टर है, वो जाके उस रिसेप्टर से बाइंड किया। ग्रोथ हार्मोन जाके ग्रोथ नहीं बढ़ा रहा, यह इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन, व्हेन ग्रोथ हार्मोन फाइंड्स इट्स सुटेबल पार्टनर, जो रिसेप्टर है, और द रिसेप्टर ligand बाइंडिंग हैज हैपेंड, देन दैट विल लीड टू द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, और उसकी वजह से फिर आगे कैस्केड ऑफ इवेंट्स होंगे। समझ रहे बात को। लेकिन यह हार्मोन जो है जिस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, उस रिसेप्टर पर बहुत सारे बाइंडिंग डोमेन्स हो सकते हैं, और सारे बाइंडिंग डोमेन से जब लाइगेंड बाइंड किए तो उसका इन टोटो इफेक्ट जो है वो एक लार्ज इफेक्ट है, और दैट लार्ज इफेक्ट इज रिफ्लेक्टेड अपॉन इट्स फंक्शन।
तो जिसको आप कहते हो ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है। आ रही बात समझ में? सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सर ओलिगोमेरिक प्रोटीन का क्या काम होता है सर? ये हम बताएंगे, सब बताएंगे। ओलिगोमेरिक इज ए टर्म बेसिकली, समझ रहे बात को? क्योंकि यस सर। ओलिगोमेरिक हम कब बोलेंगे वो हम बताएंगे भैया, पहले आप समझिए इसका ओवरऑल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओलिगोमेरिक का क्या काम है, मतलब जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन, ठीक। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? और बहुत सारे प्रोटीन है ओलिगोमेरिक, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं है। तो प्रोटीन का फंक्शन कितना, हजारों, डाइवर्सिटी कितना ज्यादा है प्रोटीन के फंक्शन में। यस सर। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये आप समझ गए। कुछ ऐसे एसोसिएशंस भी हैं जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें कि जैसे उसमें भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि हालांकि हम उसको टर्सरी स्ट्रक्चर के दौरान ही पढ़े, लेकिन बेसिकली वो क्या है, वहां पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि दो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो है और पूरे एंटायरली पूरे किसी एक पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट में नहीं प्रेजेंट है, एक लोकल रीजन में, पूरा के पूरे प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्रोटीन। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन में भी सेम सेकेंडरी एलिमेंट है, वो भी है पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में। और हो क्या रहा है, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि अल्फा कीरेटिन में या कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में, ठीक। तो यह भी जो है एक तरह, ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। किसका? फाइब्रस प्रोटीन का। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर, सर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जो हम लोग अल्फा हेलिक्स, कोलेजन और सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन में हमने देखा है, जहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो है आपस में मिल करके एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड दैट सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 2 or more polypeptide chains, and that super secondary structure is covering entire polypeptide, entire protein. So that is quaternary structure. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन को छोड़ दीजिए, जो फाइब्रस था, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में कैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 2 या 2 से अधिक, जैसे अभी आपको दिखाया हीमोग्लोबिन, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएटेड। और पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से अरेंज है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की तरह। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कुछ ऐसा भी केस है जैसे बहुत ही लार्ज प्रोटीन असेंबलीज है, जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इज ए लार्ज प्रोटीन असेंबली, many polypeptides, more than 50 polypeptides are forming one ribosome, eukaryotic ribosome। दोनों स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को मिला के देख लेना एक बार, कंफर्म। आई थिंक समवेयर अराउंड 50 पॉलीपेप्टाइड्स। तो अगर पूरे राइबोसोम को एक प्रोटीन असेंबली या मशीनरी आप कंसीडर करोगे, तब यहाँ पर आप क्या पाते हैं, सब मिलके क्या काम कर रहा है, एक ही फंक्शन है, दैट इज दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और उस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है? 50 तरह के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स की, दर्जन भर तरह के राइबोसोमल आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की।
इस मशीनरी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और इसको अगर एक हम प्रोटीन मशीनरी कंसीडर करेंगे एक फंक्शन के लिए, तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ, क्या कहेंगे इसको, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, दिस इज ए साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स and this complex is showing a quaternary structure made up of many polypeptide units. Okay. आ रहा समझ में? सर Okay. राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, खुद भी प्रोटीन है। Yes, ribosome is a suprastructure complex made up of proteins and ribosomal RNA. ठीक, ये प्रोटीन से ही तो बना है ना राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम। क्या प्रोटीन, कोई कंफ्यूजन? Ribosome is a protein synthesizing machinery and this is made up of ribosomal RNA and many proteins. इसी में ribosomal RNA जो है, जब से मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, I think 23S ribosomal RNA subunit जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 23 है, वो लार्ज सबयूनिट में प्रेजेंट है and it is also associated with many small ribosomal RNAs also, and that is actually ribozyme. That RNA is also an enzyme. पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है कोई प्रोटीन नाम का एंजाइम के द्वारा नहीं हो रहा है, कोई ऐसा एंजाइम नहीं है कि जो प्रोटीन है। अगर कोई प्रोटीन पेप्टाइड, कोई एक एंजाइम जो प्रोटीन का हो, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही है बेसिकली, तो कोई अगर एक एंजाइम कर रहा होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो उसको एटीपी लगता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन कहोगे आप कैसे? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, इट इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड ऑल्दो एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज। ठीक है, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, लेकिन ब्रेक करने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है फिर? जब कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, तो बेसिकली एटीपी खर्च होता है वहां पर ट्रांसफर, आप लोग याद करो ट्रांसलेशन को, तो ट्रांसफर आरएनए जब चार्ज हो रहा है अमीनो एसाइल, हर अमीनो एसिड्स का एक अपना अपना एंजाइम है, ठीक है, जिसको कहते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, सब अमीनो एसिड का स्पेसिफिक है, वहां पर एटीपी खर्च होता है ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ने में। समझ रहे बात को? तो वो जब जुट गया, एक बार चार्ज हो गया ट्रांसफर आरएनए, तो वो आया कहां पर? पी साइट पर, राइबोसोम के पी साइट पर। समझ रहे हैं? पी साइट यानी पेप्टिडिल साइट पर, फिर जाएगा ए साइट पर, फिर जाएगा ई साइट, एग्जिट साइट पर, और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पी साइट पर जो है वो उसमें इन्वॉल्व है कौन? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का ही सारा क्रेडिट नहीं है, दिस राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विथ मेनी प्रोटीन्स, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इसीलिए यूकैरियोट्स में राइबोसोम अलग तरह का है, थोड़ा प्रोकैरियोट्स में थोड़ा अलग तरह का राइबोसोम है। तो इस प्रोटीन का भी फंक्शन है, वो पूरे मशीनरी को स्टेबलाइज किए हुए हैं। समझ रहे बात को? और अदर टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन है? साइन डायलगर्नो सीक्वेंस का नाम सुने होंगे आप, कि साइन डायलगर्नो सीक्वेंस से इसका आपका स्टार्ट कोडन AUG जो है उसका डिस्टेंस इज फिक्स्ड। व्हेन दिस राइबोसोमल आरएनए इज अलाइंड विथ साइन डायलगर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए, देन A site present in the large subunit of the ribosome is also aligned with the if ribosomal RNA present in the smaller subunit of the ribosome 16, particularly 16S ribosomal RNA के साथ मैसेंजर RNA जो है जिसका अभी प्रोटीन सिंथेसिस जिस पर होना है,
इफ इट इज अरेंज्ड, इफ इट इज अलाइंड, शुरू से चलेगा मैसेंजर आरएनए के आपके 5 प्राइम एंड से, this smaller subunit of the ribosome will start scanning. याद है आपको प्रोटीन ट्रांसलेशन, भूल गए हैं? यस सर, याद है, समाचार। अगर प्रोकैरियोटिक कोई आप समझे तो दिस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, पहले राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते, लार्जर सब यूनिट बड़ा वाला और एक छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट। तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद फ्रॉम इस प्राइम 5 प्राइम एंड इट स्टार्ट्स स्कैनिंग एंड लुकिंग फॉर साइन डायगोनल सीक्वेंस। इफ इट फाइंड्स साइन डायगोनल सीक्वेंस, मतलब कैसे मिलेगा, 16S राइबोसोमल आरएनए जो है स्मॉलर सब यूनिट के अंदर, इस राइबोसोमल आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है साइन डायगोनल सीक्वेंस का। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ये अलाइन हो जाएगा बेस पेयरिंग रूल की वजह से, ए पेयर्स विथ टी, जी पेयर, सब ए पेयर्स विथ यू क्योंकि आरएनए है, एंड जी पेयर्स विथ सी। तो उस रूल के हिसाब से साइन डायगोनल सीक्वेंस के साथ 16S राइबोसोमल यूनिट इट विल बी अलाइंड, देन द एयूजी, अब साइन डायगोनल सीक्वेंस से स्टार्ट कोडोन का भी जो गैप है दैट आल्सो इज फिक्स्ड, this gap. If this one aligns, then this one is also aligned somewhere, the region which is corresponding to the A site, I think A site ही होता है, A site. A site smaller subunit में present नहीं है, A site is present in larger subunit में, A site, फिर बीच में P site, फिर E site, ठीक है। तो जो A site का अपोजिट वाला जो रीजन है, जो आमने सामने वाला जो उसका एकदम ठीक फ्रंट वाला जो रीजन है विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, कोरेस्पॉन्डिंग रीजन जो है ए साइट का, उस ए साइट के कोरेस्पॉन्डिंग रीजन में स्टार्ट कोडोन्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं। अब स्टार्ट कोडोन अलाइन हो गया, देन ट्रांसफर आरएनए विच इज चार्ज विद द मेथियोनिन, एयूजी का एंटीकोडोन है, उसके एंटीकोडोन आर में, देन इट कम्स एंड सिट्स ओवर हियर, and then the subsequent, then the initiation of this protein synthesis starts. तो ये तो मैकेनिज्म है, अभी शॉर्ट में आपको बता दिया। तो आप क्या पूछे थे? तो इस तरह से आप ये समझिए कि राइबोसोम क्या है, एक मशीनरी है, इसमें 50 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, और वो सारे प्रोटीन्स जो है आपस में क्या है, इंटरैक्ट किए हुए हैं। तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक सिंगल प्रोटीन है, और इस सिंगल प्रोटीन के दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स। आई बात समझ में? यस सर। अब देखिए मल्टी, अभी किसी ने कहा था ओलिगोमेरिक, इसको मिटा दूं? यस सर। देखिए ओलिगो, जैसे अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा है ओलिगो पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड है ना, उसमें भी आप पढ़े हैं। ओलिगो लगने का मतलब क्या होता है? ओलिगोमेरिक, ओलिगोमेरिक मतलब सेटिंग सबनेट। क्या बोले? ओलिगोमेरिक मीन्स होता है कि when the constituting subunits are very few in number, or they are few in number when constituting subunits. So अभी आप पढ़े कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब बना, जब there is multi subunit protein, when the protein is consisting of 2 and more polypeptides, then that protein will be called as a multi subunit protein, multi subunit protein। और इस मल्टी सब यूनिट प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? मल्टीमर भी कह सकते हैं, मल्टीमर।
तो एसेंशियली क्या हो गया, मल्टीमर का मतलब मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, एंड मल्टीमर विल शो क्वाटरनरी लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको ये राइटिंग? यस सर। यस सर। अभी आपको यहाँ हम पे सर पॉलीमर टर्म यूज नहीं कर सकते। पॉलीमर तो polypeptide is itself a polymer, correct? Here we are considering when many polymers are associating, then what we will call one polypeptide chain is itself a polymer of amino acid residues, yes ki no? यस सर। तो हीमोग्लोबिन का ही आप एग्जांपल लीजिए, बेस्ट स्टडीड प्रोटीन क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन एक पॉलीमर है, ठीक है? और यह चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जो पॉलीमर है, इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज ओलिगोमर। व्हेन द सबयूनिट्स आर few in number, then they are called as oligomer। और मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स में पिछले बार अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 2 या 2 से अधिक सब यूनिट्स हो। मल्टीमर में 2 या 2 से अधिक सब यूनिट, अधिक कितना, हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं सब यूनिट्स। हर सब यूनिट एक पॉलीमर है, और इन सब यूनिटों का जो समूह है, वह समूह अगर सब जो है ज्यादा है, 10 से ज्यादा हो गए, ठीक है, 100 से 10 से ऊपर, हंड्रेड्स भी हो सकते, देन इन दैट कंडीशन वी विल कॉल दैट एज मल्टीमर। और जब यह रिपीटिंग सब यूनिट्स जो है वो कुछ हो संख्या में, देन वी विल कॉल इट एज ओलिगोमर। तो क्या कहेंगे, ओलिगोमेरिक प्रोटीन अगर कहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब आप क्या समझोगे, ये नहीं समझना कि उसमें अमाइनो एसिड की संख्या कुछ है, नहीं। जैसे ओलिगोसेक्राइड में आप समझ रहे थे, क्या था वहां, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज, मोनोसेक्राइड रेसिड्यूज की संख्या जो थी वो फ्यू थी, कम थी, समझ रहे बात को? लेकिन यहां पर ओलिगोमेरिक प्रोटीन कहने का मतलब होगा कि दैट प्रोटीन इज हैविंग वेरी फ्यू इन नंबर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब आया समझ में बात, ओलिगोमेरिक जिन्होंने पूछा था? तो सर Yes, sir. हीमोग्लोबिन ओलिगोमेरिक है। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ठीक, अब बताइए मायोग्लोबिन क्या है? इज दैट एन ओलिगोमेरिक? यस कि नो? No, because myoglobin is composed of a single polypeptide chain, and that is why रीजन स्टोर। myoglobin shows tertiary level of the protein structure। ठीक है, यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, that is coming from the heme group, and heme group is present in myoglobin का भी पॉलीपेप्टाइड चेन के हिस्टिडीन 93rd हिस्टिडीन रेसिड्यूज के आर ग्रुप के साथ यह फेरस स्टेट में कार आयरन एटम जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन में बॉन्ड है इनका। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन को पकड़ने की बारी आएगी तो इसी तरह का प्लान अडॉप्ट किया गया इन द इवोल्यूशन, मायोग्लोबिन प्रोटीन में भी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में भी। मायोग्लोबिन को एक जगह ठहर करके ही ऑक्सीजन को पकड़ के रखना है, यानी मसल में, और हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करते रहना है, इसलिए इस पर लोड जो है, इसका डाला जो है बड़ा कर दिया गया। यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में हीम ग्रुप है, और हर हीम ग्रुप जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन इज एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ओके, यस सर। सर तो अभी तक मैंने आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में भी विथ एग्जांपल्स बता दिया,
ओके, टर्सरी स्ट्रक्चर में भी ग्लोबिन का एग्जाम्पल, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में भी ग्लोबिन फैमिली प्रोटीन्स के एग्जाम्पल भी हमने पढ़े, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को पढ़ा। ओह सॉरी, कट गया ये कट गया क्या व्हाइट बोर्ड? सर यस सर। यस सर। अभी आया क्या? हाँ, नहीं सर। यस अभी आ रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर, आ यस गया। ओके, ठीक। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। आपको मैं नोट्स में दिखा देता हूँ, फिगर नहीं दिखा है ये, मैं अभी इसको हटा दूं। चलो इसको हटा दे रहा हूँ। I have made the note also. So in the text you can see में क्या है? क्या सवाल है आपका? डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन सर में इसमें क्या मतलब होता है सर? क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नाम बताइए। नाजिया। नाजिया, वेरी गुड। देखिए, अंडा गर्म किए हो, बॉयल किए हो, क्या हो रहा है वहां पर? डीनेचुरेशन। नेचुरेशन। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन? चलो फिर से हम व्हाइट स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन आपको बताना पड़ेगा। देखिए, दो टर्म है, डीनेचर एंड रीनेचर। डीनेचर, ये बन नहीं रहा है एबीसीडी अच्छा से, आप समझ लो। एंड रीनेचर, रीनेचुरेशन। अब देखिए, एक्चुअली प्रोटीन जो है अपने 3 डायमेंशनली बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में किस स्ट्रक्चरल फॉर्म में रहता है? दैट स्ट्रक्चरल फॉर्म इज कॉल्ड एज नेटिव फॉर्म, और नेटिव फॉर्म, नेटिव कन्फर्मेशन। वह कन्फर्मेशन जिसमें प्रोटीन जो है बायोलॉजिकली एक्टिव है, फंक्शनल है, दैट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज नेटिव कन्फर्मेशन। इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, और यह कन्फर्मेशन जो है किसी एक प्रोटीन का एक या एक से थोड़ा ज्यादा कुछ हो सकते हैं, जबकि पॉसिबल नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस जो है प्रोटीन के बैकबोन के, वह चूंकि फ्लेक्सिबल है फाई एंड साई डायहेड्रल एंगल्स, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ कन्फर्मेशन हो सकते हैं उनके स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ देयर एटम्स एंड एटम्स। लेकिन उन मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ कन्फर्मेशनल पॉसिबिलिटीज में से कुछ ही कन्फर्मेशन जो है बायोलॉजिकली एक्टिव है। ये तो आप मान रहे हो, समझ रहे हो, या इतना तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। सर तो डीनेचुरेशन किसका होता है? नेटिव फॉर्म का। नेटिव इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, एंड इफ यू गिव द एनर्जी टू दिस कन्फर्मेशन, चाहे हीट में, रेडिएशन में, हम एनर्जी दे दिए, एनर्जी गेन किया, क्योंकि लीस्ट नेटिव कन्फर्मेशन जो है वो लीस्ट एनर्जी स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी देने से, जैसे अगर गर्म कर दिए अंडा को, आप बॉयल कर दिए, तो नेटिव स्टेट में था उसका एल्बुमिन प्रोटीन, वो एल्बुमिन प्रोटीन नेटिव स्टेट में क्या था? ट्रांसपेरेंट, कलरलेस था। वहां पर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का जो अरेंजमेंट था वो 3 डायमेंशनली, वो नेटिव स्टेट में था, बायोलॉजिकली फंक्शनल स्टेट में था। यानी वहां पर
उस स्टेट में से चूजे जो बढ़ रहे हैं अंदर एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, उस प्रोटीन से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रोटीन जो है एल्बुमिन अपने बायोलॉजिकली फंक्शनल स्टेट में है। अगर उसको हम बायोलॉजिकली फंक्शनल स्टेट को डिस्टर्ब कर दें तो दैट सेम प्रोटीन, वही कंपोजिशन है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब वह प्रोटीन जो है इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ठीक है, जो उसका नॉर्मल फंक्शन था उसके लिए वह अब सुटेबल नहीं रह गया है। भले ही उस अंडा को बॉयल करके आप खा लो, वो आपके खाने के लिए तो नहीं ना वो अंडा का इवोल्यूशन हुआ था। उस अंडा का बेसिक मकसद तो था भ्रूण को आगे, भ्रूण को न्यूट्रिशन देना। वो तो आप उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉय या उसको कल्टीवेट कर रहे हो, तब आप यूज कर रहे हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट बेसिकली बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसका, कि भ्रूण को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। अगर इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वह अंडा जो है भ्रूण को न्यूट्रिशन देने के काबिल नहीं रह जाएगा। भले ही वो आपको न्यूट्रिशन दे रहा है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, आप डाइजेस्ट कर ले रहे हो उसके डीनेचर्ड फॉर्म को, आपने बॉयल कर लिया या आमलेट बना लिया या कुछ भी कर लिया, तो वो क्या हुआ, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट नाउ एंड दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। और यह डीनेचुरेशन कैसे अचीव होगा, या तो आप टेम्परेचर दे दो, पीएच चेंज कर दो, ठीक है, तो उससे भी डीनेचर हो जाएगा। यस। तो इस तरह से प्रोटीन को डीनेचर करके हम, तो सारे प्रोटीन्स को डीनेचर, आप खाने से पहले आप प्रोटीन को क्या करते हो, डीनेचर करते हो। यस सर। नॉन वेज हो चाहे वेज हो, मीट मछली या प्लांट प्रोडक्ट, पनीर उनीर, पनीर भी क्या है, मिल्क प्रोटीन केसिन जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में है, नेटिव फॉर्म में है, इसलिए दूध में पूरी तरह से वो मिला हुआ है, मिक्स्ड है होमोजीनियसली। लेकिन आपने क्या किया, पीएच चेंज कर दिया, खटाई की 2 बूंद डाली, एसिडिक पीएच हुआ, जिसकी वजह से प्रोटीन केसिन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट नाउ, जो कि फंक्शनल स्टेट था उसका इज लॉस्ट नाउ। और कुछ अलग स्ट्रक्चर जो है वो भी, कोई भी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल ही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सबका होगा ना वो, लेकिन जो नेटिव स्ट्रक्चर था 3 डायमेंशनल नेटिव स्ट्रक्चर, दैट इज लॉस्ट नाउ। और वो लॉस होने के बाद अब क्या हुआ, प्रोटीन्स जो है एग्रीगेट्स हो गए, डीनेचर्ड हो गए, तो छेना बन के अलग हो गया। इसको आप फिर मिठाई बना लो या पनीर बना लो, ये सब करते हो, या फूड को भी आप कुक करते हो, तो उसमें जो प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, पल्सेज में प्रोटीन, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डीनेचर करना पड़ता है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एसिमिलेट कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके अच्छे से। नेटिव स्ट्रक्चर के प्रोटीन में भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, बट क्या होगा, उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि पेट में जाने के बाद वो फिर से डीनेचर होगा प्रोटीन। तो बढ़िया है कि पहले से ही उसको डीनेचर कर दो, पेट को कम मेहनत लगेगा। जैसे बच्चा दूध पी रहा है तो वो क्या कर रहा है, मदर्स मिल्क को अपने स्टमक में एसिडिक पीएच के एनवायरनमेंट में, वहां पर दूध जो है फटता है, वहां पर पनीर बन रहा है उसका, समझ लो प्रोटीन जो है डीनेचर हो रहा है, इसलिए बल्टिया उल्टी करता हो, देखो खुद ही जैसा गिरता है उसे वॉमिट में, देखो। तो वो, तो इसीलिए वहां पर एक स्टेप, लेकिन वो सिस्टम ही मदर और बेबी का इस तरह कि वो दैट इज बेस्ट वन वहां पर। वो बाद में फिर क्योंकि वो मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, बाद में ये कैपेबिलिटी जो है धीरे धीरे कम होती है एडल्टहुड में।